नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, भानसुर महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं बीए सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर संसाधन भूगोल की, जिसमें हमने पिछली क्लास में लघुतरात्मक प्रश्न देखे थे। आज भी हम उन्हीं की बातें करते हैं। मोस्ट लघुतरात्मक जो प्रश्न हैं पिछले 5 वर्षों में आए हुए हैं विश्वविद्यालय के एग्ज़ाम में, उन्हीं पर आज हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखें क्वेश्चन नंबर 1, 2 चाय उत्पादक देश। तो विश्व में देखें तो चाय उत्पादन की दृष्टि से विश्व में भारत, चीन, कीनिया प्रमुख चाय उत्पादक देश हैं। श्रीलंका, इंडोनेशिया, जापान, जिसमें चीन और भारत 2 प्रमुख उत्पादक देश हो गए। तो आपको कोई 2 देश लिखने हैं। इसमें मैंने आपको चीन, भारत, श्रीलंका, इंडोनेशिया, कीनिया, जापान आदि देशों के बारे में बताया। आप इनमें से कोई से भी 2 देश बता सकते हैं। तो प्रमुख चाय उत्पादक देशों की बात करें तो चीन और भारत प्रमुख चाय उत्पादक देश हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, कोयले के प्रकार। विश्व में कोयले के प्रकार, विश्व के संदर्भ में देखें या आप किसी भी संदर्भ में देखें, कोयले को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा जाता है, 4 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। एंथ्रेसाइट कोयला ये सबसे उत्तम श्रेणी का कोयला होता है। इसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक देखने को मिलती है। जब ये जलता है तो बिल्कुल भी धुआं नहीं देता है, नीली अग्नि के साथ में जलता है। एक उत्तम श्रेणी का कोयला इसको माना जाता है। दूसरा देखें बिटुमिनस कोयला। विश्व के संदर्भ में देखें तो सर्वाधिक जो भंडार हैं कोयले के विश्व में वो बिटुमिनस किस्म के देखने को मिलते हैं। इसमें कार्बन की मात्रा एंथ्रेसाइट कोयले से कम होती है, जलते समय कम धुआं देता है। औद्योगिक क्रियाओं में इसका सर्वाधिक उपयोग देखने को मिलता है। तीसरा देखें लिग्नाइट कोयला। ये भी मध्यम श्रेणी का कोयला होता है। इसमें कार्बन की मात्रा बिटुमिनस किस्म के कोयले से कम होती है, जलते समय अधिक धुआं देता है। और लास्ट देखें, अंतिम देखें पीट कोयला। इसे कोयले की प्रथम अवस्था भी कहा जाता है। इसमें वनस्पति का या लकड़ी का मामूली सा रूप परिवर्तित होता है, जलते समय सबसे अधिक धुआं देता है। ये विश्व में कोयले के प्रकार हो गए जो 4 हमने देखे, एंथ्रेसाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला, लिग्नाइट कोयला और पीट कोयला। क्वेश्चन नंबर 3, खनिज के प्रकार। खनिज को हम मुख्य रूप से 3 भागों में बांटते हैं, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ईंधन के खनिज। धात्विक खनिज की हम बात करें तो धात्विक खनिज वे होते हैं जिसमें धातु अंश की मात्रा देखने को मिलती है, जिनको हम रासायनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से शुद्ध करते हैं। उसके बाद में उनका औद्योगिक क्रियाओं में उपयोग किया जाता है, जैसे लोहा, सीसा, जस्ता, तांबा, ये सभी धात्विक खनिज के उदाहरण हो गए। अधात्विक खनिज की बात करें तो वे खनिज जिनमें धातु अंश की मात्रा देखने को नहीं मिलती है, जिनको भूगर्भ से निकालने के बाद बिना किसी रासायनिक प्रक्रिया के शोधन के उनका औद्योगिक क्रियाओं में उपयोग कर लिया जाता है, जैसे अभ्रक है, जिप्सम है, संगमरमर है। ये सभी अधात्विक खनिज के उदाहरण माने जाते हैं। और ईंधन के खनिज देखें, या इनको हम ऊर्जा के खनिज भी कह सकते हैं। इनका उपयोग ऊर्जा संसाधनों के रूप में किया जाता है। मुख्य रूप से हम इनको 2 भागों में बांट सकते हैं, परंपरागत और गैर परंपरागत। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत वे होते हैं जिनका एक बार उपयोग करने के बाद में उनका उपयोग दोबारा से नहीं किया जाता है, जैसे कोयला है, पेट्रोल है। ये परंपरागत ऊर्जा के खनिज हो गए। और गैर परंपरागत ऊर्जा के खनिज देखें तो वे खनिज होते हैं ऊर्जा के संसाधन जिनका एक बार उपयोग करने के बाद में दोबारा से भी उपयोग किया जा सकता है, उनकी उपयोगिता बनी रहती है, जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, बायोगैस, बायोमास, ज्वारीय ऊर्जा। ये सभी गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन माने जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने खनिजों के प्रकार देखे, धात्विक खनिज,
अधात्विक खनिज और ईंधन के खनिज। नेक्स्ट प्रश्न देखें, मानसूनी पतझड़ वन। मानसूनी पतझड़ वनों की स्थिति देखें तो इन वनों का विस्तार 12 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्धों में स्थित पश्चिमी द्वीप समूह, भारत, दक्षिणी पूर्वी एशिया, अफ्रीका, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी ब्राज़ील आदि देशों में इन वनों का विस्तार देखने को मिलता है। इन वनों की मुख्य विशेषता, ये वन शीत ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसीलिए इनको पतझड़ वन भी कहा जाता है। इन वनों में मुख्य रूप से साल, सागवान, पीपल, गूलर, शीशम, आम, जामुन आदि प्रकार के वृक्षों को शामिल किया जाता है। तो ये मानसूनी वनों की स्थिति हो गई। ये वन विश्व के संदर्भ में देखें तो 12 डिग्री से लेकर के 25 डिग्री अक्षांशों के मध्य उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्धों में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, भूमध्य सागरीय कृषि देखें तो भूमध्य सागरीय कृषि का विस्तार 30 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य फैला है। इस कृषि में मुख्य विशेषता ये है कि यहाँ रसदार फलों की कृषि की जाती है, जिसमें जो वर्षा है वो शीतकाल में होती है और ग्रीष्मकाल सूखा रहता है। ये भूमध्य सागरीय कृषि के संदर्भ में देखें तो यहाँ जो खट्टे रसदार फलों वाले वृक्ष हैं उनकी कृषि की जाती है। शीतकाल में वर्षा होती है, ग्रीष्मकाल सूखा रहता है। नेक्स्ट प्रश्न, अनवकरणीय संसाधन क्या होते हैं? अनवकरणीय संसाधनों की बात करें तो वे संसाधन जिनका एक बार दोहन करने के उपरांत उनकी पुनः पूर्ति संभव नहीं होती है, यानी हम दोबारा से उनका उपयोग नहीं कर सकते हैं। उनकी मात्रा सीमित होती है, आप जैसे उनका उपयोग करेंगे तो उनकी जो मात्रा है उसमें कमी देखने को मिलती है। इनको हम समाप्य संसाधन भी कहते हैं। आप इनको अनवकरणीय संसाधन कह दीजिए या हम इनको समाप्य संसाधन भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से अनवकरणीय संसाधन क्या होते हैं? वे संसाधन जिनका एक बार दोहन करने के उपरांत उनका दोबारा से उपयोग नहीं किया जाता है। एशियाई जनसमूह की बात करें तो विश्व में प्रमुख जनसमूह में एशियाई जनसमूह विश्व का सबसे बड़ा जनसमूह है। यहाँ विश्व की लगभग 53% जनसंख्या निवास करती है। मुख्य देशों की बात करें तो चीन, भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जापान, वियतनाम आदि प्रमुख देश हैं जनसंख्या की दृष्टि से जो इस जनसमूह में शामिल किए जाते हैं। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है जो इसी महाजन समूह में स्थित है। इसके अलावा भारत जो विश्व में दूसरा स्थान रखता है। तो दोनों प्रमुख जनसंख्या की दृष्टि से जो देश हैं वो एशियाई जनसमूह में शामिल किए जाते हैं। अनुकूलतम जनसंख्या, अनुकूलतम जनसंख्या किसे कहेंगे? तो जब किसी प्रदेश में उपलब्ध संसाधन एवं जनसंख्या के मध्य एक संतुलन की स्थिति उत्पन्न हो तो उसे हम अनुकूलतम जनसंख्या कहते हैं। अनुकूलतम शब्द का प्रयोग सबसे पहले विक्सेल महोदय ने किया था। आपको ध्यान रखना है, अच्छा प्रश्न है, पूछ लेते हैं। अनुकूलतम जनसंख्या, तो जहाँ जनसंख्या और संसाधनों के मध्य संतुलन की स्थिति मिलती है उसको हम अनुकूलतम जनसंख्या कहते हैं। पेडोल्फर मिट्टी, पेडोलकल्स मिट्टी की बात करें तो यह मिट्टी शुष्क एवं अर्ध शुष्क प्रदेशों में मिलती है। इस मिट्टी में कैल्शियम की मात्रा देखने को मिलती है। पीली क्रांति, नेक्स्ट प्रश्न, ये फसल उत्पादन से संबंधित होती है। इसमें मुख्य रूप से ये जो क्रांति है वो तिलहन से संबंधित होती है, इसलिए इसको पीली क्रांति के नाम से जाना जाता है। कई बार एग्जाम में भी पूछ लेते हैं, कंपटीशन में भी आ जाता है प्रश्न, पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो वहाँ पर आप तिलहन से संबंधित इसको बताएंगे। फसल उत्पादन में तिलहन से संबंधित क्रांति है पीली क्रांति। नेक्स्ट प्रश्न देखें, संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों का वर्गीकरण देखें तो हम संसाधनों को 3 भागों में बांटते हैं। पहला, उपयोग की सत्यता के आधार पर,
उपयोग की सत्यता या निरंतरता के आधार पर, दूसरा देखें उत्पत्ति के आधार पर, और तीसरा देखें उद्देश्य के आधार पर। उपयोग की सत्यता के आधार पर हमने इनको 3 भागों में बांटा था। सबसे पहला देखें नवीनीकरण संसाधन, दूसरा देखें अनवीनीकरण संसाधन, और तीसरा चक्रीय संसाधन। ये तो हमने वर्गीकरण किया था उपयोग की सत्यता के आधार पर। फिर हमने उत्पत्ति के आधार पर बांटा इसको 2 भागों में, पहला जैविक संसाधन और दूसरा अजैविक संसाधन। ये हमने उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किया, और तीसरा उद्देश्य के आधार पर, तो इसको हमने 3 भागों में बांटा। सबसे पहले हमने वर्गीकरण किया कच्चे माल के रूप में, कि उद्देश्य के आधार पर संसाधनों में कच्चा माल हमें क्या क्या प्राप्त होता है। फिर भोजन के रूप में, भोजन खाद्य पदार्थ आपको क्या प्राप्त होता है संसाधनों से, और तीसरा हम देखें तो ऊर्जा के संसाधन। तो इस प्रकार से उद्देश्य के आधार पर हमने इसको 3 भागों में बांटा। तो ये संसाधनों का वर्गीकरण हो गया। पहला देखें उपयोग की सत्यता के आधार पर, दूसरा देखें उत्पत्ति के आधार पर, और तीसरा उद्देश्य के आधार पर। इसका जो वर्गीकरण है वो हमने आपको बता दिया था। नेक्स्ट प्रश्न देखें कायिक घनत्व। कायिक घनत्व किसे कहते हैं? कायिक घनत्व की बात करें तो किसी क्षेत्र की जनसंख्या और उस क्षेत्र की कृषि योग्य भूमि के अनुपात को हम कायिक घनत्व के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यानी जब कायिक घनत्व निकाला जाता है तो किसी भी प्रदेश की जनसंख्या और उस प्रदेश में कृषि योग्य भूमि के अनुपात को प्रदर्शित किया जाता है। इस आधार पर आप कायिक घनत्व निकाल सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें कृषि घनत्व, तो कृषि घनत्व की बात करें तो कृषि घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कृषि योग्य भूमि पर कृषक जनसंख्या के भार को प्रकट किया जाता है। यानी कुल जो भूमि है उसमें कृषि योग्य भूमि पर कृषक जनसंख्या, कुल जनसंख्या में कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है उसको इसमें शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार से हम इसको विभाजित कर सकते हैं या इसको परिभाषित कर सकते हैं। कृषि घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कृषि योग्य भूमि पर कृषक जनसंख्या के भार को प्रकट किया जाता है। नेक्स्ट देखें पोषण घनत्व। पोषण घनत्व में किसी प्रदेश की कुल जनसंख्या और उस प्रदेश की खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल के मध्य अनुपात को प्रदर्शित किया जाता है। यानी प्रति हेक्टेयर भूमि से कितने व्यक्तियों को भोजन प्राप्त हो रहा है, खाद्य पदार्थ प्राप्त हो रहा है, उसको इसमें शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार से कृषि घनत्व, पोषण घनत्व और कायिक घनत्व हमने देखा। अगला क्वेश्चन है लोहा अयस्क के प्रकार। तो लोहा अयस्क को हम मुख्य रूप से 4 प्रकारों में बांटते हैं। सबसे पहले मैग्नेटाइट लोहा सबसे उत्तम श्रेणी का लोहा होता है, हेमेटाइट लोहा, लिमोनाइट लोहा और सीडेराइट लोहा। तो इस प्रकार से हमने लोहे के प्रकार विभाजित किए, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और लिमोनाइट और सीडेराइट, या इसको साइडेराइट भी कहा जाता है। सबसे घटिया श्रेणी का लोहा होता है साइडेराइट लोहा। लिमोनाइट जो लोहा है इसको हम दलदली लोहा भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखें चिक्विकामाटा क्षेत्र किस खनिज से संबंधित है? तो ये विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान है। बहुत अच्छा प्रश्न है, कंपटीशन में भी आता है। चिक्विकामाटा क्षेत्र किस खनिज से संबंधित है? तो ये तांबे की खान है विश्व में। सऊदी अरब के प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र। तो सऊदी अरब विश्व में देखें तो सर्वाधिक खनिज तेल का उत्पादन इसी देश में किया जाता है। वर्तमान समय में देखें तो यहाँ दहरान, दम्मान, घावर, कातिफ, आबाकिक, आइनेदार प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र हैं।
यहाँ से तेल प्राप्त किया जाता है। यहाँ से प्राप्त तेल को राजतनूरा तेल परिशोधनशाला पर शुद्ध किया जाता है, जो फारस की खाड़ी पर स्थित है। मस्जिद सुलेमान क्षेत्र, यह क्षेत्र ईरान का प्रमुख खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र है, जिसकी खोज 1908 में की गई थी। ईरान में है मस्जिद सुलेमान। यहाँ सबसे पहले ईरान में खनिज तेल प्राप्त किया गया था। नेक्स्ट देखें, अनुकूलतम जनसंख्या निर्धारण के मापदंड, यानी हम अनुकूलतम जनसंख्या को किन मापदंडों से माप सकते हैं। तो सबसे पहला है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, संसाधनों का पूर्ण उपयोग, उच्चतम जीवन स्तर और पूर्ण रोजगार। इन मापदंडों के आधार पर हम बता सकते हैं कि किस क्षेत्र में अनुकूलतम स्थिति बनी हुई है। तो इस प्रकार से आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रश्न है, लघुत्तरात्मक प्रश्नों की बात की। ये कुछ पिछले वर्षों में आए हुए हैं, विश्वविद्यालय के एग्ज़ाम में हैं, तो आप इनका ज़रूर अध्ययन करें। आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। थैंक यू।